हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड महेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ हमारी नई सीरीज़ केपी एस्ट्रोलॉजी में। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी प्लैनेट का साइन लॉर्ड क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है, सब लॉर्ड क्या होता है, सब लॉर्ड क्या होता है। कोई भी ग्रह या प्लैनेट जिस भी राशि में होता है कुंडली के अंदर, उस राशि के लॉर्ड को उसका हम साइन लॉर्ड बोलते हैं। वो जिस भी नक्षत्र के अंदर होता है उस नक्षत्र के स्वामी को हम नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। फिर से एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है एज पर विंशोत्तरी दशा। जिस प्लेनेट की जितनी विंशोत्तरी दशा होती है उसी रेशो में एक नक्षत्र को 9 अनइक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं और उन सभी 9 पार्ट्स की लॉर्डशिप विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में नवग्रहों की होती है। सबसे पहले जैसे केतु आता है विंशोत्तरी दशा में, तो एक नक्षत्र के सबसे पहले हिस्से की लॉर्डशिप केतु पर होगी, दूसरे हिस्से की शुक्र या वीनस पर होगी, तीसरे की सन या सूर्य पर होगी। इस तरीके से लॉर्डशिप होती है। तो एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है। ऐसा मान लें एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो हर एक प्लैनेट को उसकी विंशोत्तरी दशा के रेशो में उसमें से हिस्सा मिल जाता है और उसका स्वामित्व या लॉर्डशिप उस ग्रह को दे दी जाती है। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो शुरू में अराउंड 46 मिनट्स केतु के हिस्से में आते हैं। इसके बाद 2 मिनट्स सम सेकंड आपके सम मिनट्स 2 डिग्री सम मिनट्स वीनस के हिस्से में आते हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट यदि वो केतु के हिस्से में होगा तो उसका सब लॉर्ड केतु बन जाएगा। एक नक्षत्र के अंदर कोई भी प्लैनेट यदि शुक्र वाले पोर्शन में आएगा तो उसका सब लॉर्ड शुक्र हो जाएगा। इस तरीके से हम एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करते हैं एज पर विंशोत्तरी दशा उसी रेशो में, और हर एक भाग की लॉर्डशिप एक ग्रह के पास होती है। वो ग्रह उस पर्टिकुलर भाग में जो भी प्लैनेट आएगा वो ग्रह उसका सब लॉर्ड कहलाएगा जिसके पास उस भाग की लॉर्डशिप है। तो इसी तरीके से हम एक सब पार्ट को फर्दर 9 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उन्हीं 9 हिस्सों का वही रेशो होगा जो कि उनकी विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर होता है। और 9 हिस्सों में वही सबसे पहला हिस्सा केतु को मिलेगा, दूसरा वीनस को, तीसरा सन को, चौथा मून को, मार्स को, राहु को, जुपिटर को, सैटर्न को एंड मरकरी को। इसी ऑर्डर में उनको उनका हिस्सा मिलता है। अब जिस भी पर्टिकुलर लॉर्ड के भाव में कोई भी ग्रह जाएगा उसे उसका सब लॉर्ड बोल देंगे। तो एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले हमें उसका साइन लॉर्ड मालूम होना चाहिए, किस साइन के अंदर है, दूसरा नक्षत्र लॉर्ड, तीसरा सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। मैं यहाँ पर सब लॉर्ड का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि सब लॉर्ड के लिए टाइमिंग ऑफ बर्थ बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए जो कि इन जनरल किसी की भी नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो अलग अलग टर्म्स यूज़ होंगी। अब ये साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड वगैरह इनकी कैलकुलेशन का एक तरीका है, वो लेटर ऑन इन सेपरेट सीरीज़ में मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर मैं वर्केबल केपी एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाऊंगा। वर्केबल का मतलब है आप केपी एस्ट्रोलॉजी की मदद से बगैर किसी कैलकुलेशन में गए हुए प्रेडिक्शन देने में कैपेबल हो पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है हम देखते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या क्या नज़र आएगा। एक तो केपी की सॉफ्टवेयर होती है, उसमें सॉफ्टवेयर पे एक ही पेज पे सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, मगर जो मोबाइल ऐप है उसमें हमें उसको देखना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि मोबाइल ऐप पर क्या क्या होगा और हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से देखनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपके किसी भी प्लेनेट का एक साइन लॉर्ड होता है जिसे हम उसका राशि लॉर्ड बोलते हैं, एक नक्षत्र लॉर्ड होता है जिसे उसका हम स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, और एक सब लॉर्ड होता है जिसको हम एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी प्लेनेट का जो साइन लॉर्ड होता है वो वीकेस्ट होता है, वो सबसे कम रिजल्ट देता है, ओनली 25% रिजल्ट देगा। नक्षत्र लॉर्ड किसी भी प्लेनेट का उसके सिग्निफिकेशन के 75% रिजल्ट देगा।
सब लॉर्ड उसके सिग्निफिकेशंस के 100% रिजल्ट देगा। सिग्निफिकेशंस को मतलब कोई भी ग्रह जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, जिन जिन भावों के रिजल्ट देने की उसके पास जिम्मेदारी है, किन किन भावों के देगा वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। तो उसमें सबसे कम रिजल्ट देने में कैपेबल होता है उसका साइन लॉर्ड या राशि स्वामी। नक्षत्र लॉर्ड 75% तक रिजल्ट देता है और सब लॉर्ड तो 100% रिजल्ट देगा। उसको हम किस तरीके से देखेंगे लेटर ऑन में बताऊंगा। तो जो साइन लॉर्ड है वो 25% रिजल्ट देगा। तो एक प्रीवियसली मैं एक क्लास ले रहा था, उसमें कहा जी 25% रिजल्ट का मतलब क्या, मैरिज एक चौथाई होकर रह जाएगी। यहाँ पर 25% रिजल्ट का मतलब है कि वो आपके होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है उस इवेंट के। 75% रिजल्ट का मतलब होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है और 100% रिजल्ट का मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी हो ही जाएगी। यदि सब लॉर्ड किसी इवेंट को सिग्निफाई कर रहा है तो वो होगा ही होगा। नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है तभी भी 75% चांसेज हैं और साइन लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है तो केवल 25% चांसेज हैं। अब किसी भी इवेंट को साइन लॉर्ड भी सिग्निफाई कर रहा है और नक्षत्र लॉर्ड भी सिग्निफाई कर रहा है तो हम कहेंगे वो इवेंट हो जाएगा। किसी भी इवेंट को यदि सब लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है तो वो इवेंट होगा ही होगा, ये मानकर चलिए। ये है इस चीज़ का मतलब 100% 75% का मतलब कि किसी इवेंट को यदि सब लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है तो वो इवेंट होगा ही होगा। किसी इवेंट को नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है तो उसके होने के 75% चांसेस हैं और साइन लॉर्ड कर रहा है तो केवल 25% चांसेस हैं। इस पर भी हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, मगर मैंने यहाँ पे बताना ज़रूरी समझा। अब हम देखते हैं कि आपका मोबाइल ऐप पर क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले दो चार्ट आपको नज़र आएंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। पहले षोडश वर्ग में हम 16 चार्ट यूज़ करते थे, अब फर्दर भी डिवीज़न है हर एक चीज़ का, तो देयर आर n नंबर ऑफ चार्ट्स। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको इन चार्टों से मुक्ति है। यहाँ पर केवल दो चार्ट होते हैं जो आप कोई नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले होता है राशि चार्ट, ये आपका बर्थ चार्ट है या जन्म कुंडली जिसे बोलते हैं, वो राशि चार्ट है। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं केवल ये चीज़ें बताऊं क्या क्या होता है। दूसरा होता है केपी चार्ट, इसको हम केपी भाव चलित कुंडली भी बोलते हैं। तो केपी भाव चलित कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो चलित कुंडली यूज़ होती है उससे बिल्कुल अलग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो चलित कुंडली है उसमें असेंडेंट की डिग्री को भाव मध्य माना जाता है, उसके बेस पर वो कुंडली बनाई जाती है। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट की जो डिग्रीज होती है उसको भाव आरंभ बोलते हैं। किस तरीके से बनाई जाती है वो यहाँ पर मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में दो कुंडलियों का हम यूज़ करेंगे, एक होगी आपकी राशि कुंडली और एक केपी भाव चलित कुंडली होगी। तो जब भी आप किसी भी मोबाइल ऐप में जाओगे ये दोनों कुंडलियाँ आपको बनी हुई मिलेंगी, इसलिए इनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक यहाँ पर एक टेबल नज़र आएगी, इसे हम कस्प टेबल बोलेंगे। आपको मालूम है कि भाव को कस्प बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, और 12 भाव होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। यहाँ पर ये भाव मध्य लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो डिग्री लिखी हुई है भाव मध्य है एक्चुअल में। तो हर एक भाव का एक भाव मध्य होता है उस पर। अब उस भाव के भी जैसे प्लैनेट के होते हैं ऐसे ही केपी में हर एक भाव का साइन लॉर्ड होता है। उसमें जो भी राशि है उसके स्वामी को साइन लॉर्ड बोलेंगे। उसकी जो भी भाव की मध्य की डिग्री है, उसकी जो भी नक्षत्र आ रहा है उसे नक्षत्र लॉर्ड बोलेंगे, और वहाँ पर जो भी सब लॉर्ड आ रहा है सब लॉर्ड बोलेंगे। तो हर एक भाव का साइन लॉर्ड होता है, नक्षत्र लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है। अब वो होते हैं ये आपको मालूम करना है, कौन होगा वो इस टेबल में आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे मुझे 7वें भाव के बारे में पता करना है, तो 7वें भाव का सब लॉर्ड चाहिए, तो वो देखिए यहाँ पर 7वें भाव के आगे आ जाइए, ये सब लॉर्ड मरकरी हो गया। आपको नक्षत्र लॉर्ड चाहिए तो ये मरकरी हो गया, उसका साइन लॉर्ड चाहिए तो मार्स हो गया। तो आपको जब भी हम किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखेंगे तो हमें उसके लिखेंगे कस्पल सब लॉर्ड। जैसे मैरिज देखनी है तो 7वें भाव से हम मैरिज देखते हैं, जो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि कौन से भाव से क्या देखा जाता है। तो 7वें भाव से मैरिज देखते हैं,
तो हम देखने में सबसे पहले क्या देखेंगे, 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे, ये कस्प आप टेबल के अंदर जाएंगे और 7वें भाव का ये कस्पल सब लॉर्ड हो गया मरकरी। 7वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड चाहिए तो वो भी मरकरी है, और साइन लॉर्ड चाहिए तो वो आपका मार्स है। इस तरीके से हम किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड, किसी भी भाव का नक्षत्र लॉर्ड और किसी भी भाव का साइन लॉर्ड देख सकते हैं। सपोज आपको 10वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसके आगे आप सब लॉर्ड पर चले जाइए, ये सन इसका कस्पल सब लॉर्ड होगा। नेक्स्ट जो आपको टेबल मिलेगी यहाँ पर, वो ये प्लेनेट टेबल होगी। इसमें जैसे हमने प्रीवियस टेबल के अंदर सभी भावों के साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड डिसाइड किए थे, यहाँ पर सभी ग्रहों या प्लैनेट्स के साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड ऑलरेडी दे रखे होंगे। ये आपको हर एक मोबाइल ऐप के अंदर ये प्लैनेट टेबल मिलेगी। इसमें प्लैनेट से रिलेटेड सभी डिटेल दे रखी होंगी। अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि सन का, सूर्य का कौन तो साइन लॉर्ड है, कौन उसका नक्षत्र लॉर्ड है, कौन उसका सब लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये सूर्य का देखना है तो यहाँ पर SL लिखा हुआ है, इसे साइन लॉर्ड बोलते हैं। तो सूर्य का साइन लॉर्ड वीनस है, शुक्र। इसका मतलब कुंडली के अंदर शुक्र वीनस की राशि के अंदर होगा। यदि आप उलट के देखे जाएंगे तो जन्म कुंडली में देखिए शुक्र बैठा वो सॉरी सूर्य वीनस की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए सूर्य का साइन लॉर्ड वीनस हो गया। अब सूर्य का आपको नक्षत्र लॉर्ड चाहिए तो वो चंद्रमा उसका नक्षत्र लॉर्ड है, ये रोहिणी नक्षत्र में बैठा होगा मोस्ट प्रोबेबली। और सब लॉर्ड चाहिए तो वो जुपिटर है। तो इस पर्टिकुलर प्लेनेट टेबल से हम किसी भी ग्रह का साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड इजीली पता कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो अभी आपको किसी और प्लेनेट का देखना है, सपोज मुझे शुक्र का देखना है, ये वीनस रहा यहाँ पर, तो शुक्र का जो सब लॉर्ड हो गया वो मरकरी हो गया, इसके सामने चले जाइए। इसका नक्षत्र लॉर्ड राहु हो गया, मतलब शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और इसका साइन लॉर्ड मरकरी हो गया, मतलब ये मरकरी की राशि के अंदर बैठा हुआ है। इस तरीके से हम प्लेनेट टेबल से हर एक ग्रह का साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकाल सकते हैं। कस्प टेबल से हम हर एक भाव का साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड निकाल सकते हैं। इसके बाद और दो टेबल इंपॉर्टेंट है। एक टेबल होती है आपकी हाउस सिग्निफिकेशन टेबल, एक होती है प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल। इनका क्या मतलब है और इनका क्या यूज़ है। प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल का मतलब होता है कि कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर किन किन भावों को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई कर रखता है का मतलब किन किन भावों के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी उसके पास है, या किन किन भावों के वो रिजल्ट दे सकता है। तो आपको ये देखने के लिए प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल देखनी पड़ेगी। जैसे किसी भी प्लैनेट की दशा चल रही है, अब वो किन किन भावों के रिजल्ट देगा, तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल में जाइए, यहाँ पर ये प्लैनेट लिखे हुए हैं और यहाँ पे हाउसेज सिग्निफाइड बाई देम लिखे हुए हैं। जैसे सूर्य किन किन भावों को रिजल्ट दे सकता है, किन किन भावों को सिग्निफाई करेगा। तो सूर्य के केस में देखिए हाउसेज सिग्निफाइड हो गए 3, 4, 10, 12। तो सूर्य तीसरे, चौथे और 10वें और 12वें भाव के रिजल्ट देगा। ये कैसे निकलते हैं ये मैं कमिंग क्लासेज में आपको बताऊंगा। आज मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मोबाइल ऐप में आप किसी भी चीज़ को कैसे देखेंगे, किस टेबल का क्या मतलब है। आपसे कहा जाए कि मार्स किन किन भावों के रिजल्ट देगा, तो मार्स आपका पहला भाव, 7वां भाव, 12वें भाव के रिजल्ट देगा। ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल से हम पता कर सकते हैं। आपसे कहा जाए राहु कौन से भाव के रिजल्ट देगा, तो राहु 10th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो राहु 10th हाउस के रिजल्ट देगा। इसी तरीके से एक और टेबल होती है, उसे हम हाउस सिग्निफिकेशन टेबल बोलते हैं। हाउस सिग्निफिकेशन टेबल से हमें यह पता चलेगा कि किस भाव के रिजल्ट कौन कौन से प्लैनेट देगा। प्लैनेट सिग्निफिकेशन से तो क्या पता चला कि प्लैनेट किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है या किन किन भावों के रिजल्ट देगा। इसी तरीके से हाउस सिग्निफिकेशन टेबल से ये पता चलेगा कि कौन से हाउस के रिजल्ट कौन सा प्लैनेट देगा। अब जैसे आपको 7th हाउस मैरिज देखनी है, या आपको फर्स्ट हाउस लग्न देखनी है किसी भी पर्सन की, उसकी हेल्थ देखनी है, तो फर्स्ट हाउस को कौन कौन से प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं वो यहाँ पर इस हाउस सिग्निफिकेशन टेबल से पता चल जाएंगे। ये हो गए मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड केतु।
ऐसे ही सपोज आपको फोर्थ हाउस देखना है, सिग्निफिकेशन फोर्थ हाउस को रिजल्ट कौन कौन देगा, तो वो हो गया सन एंड केतु। फिफ्थ हाउस के रिजल्ट कौन कौन देगा, तो वो हो गया मून, मरकरी एंड जुपिटर। ये हमें हाउस सिग्निफिकेटर टेबल से पता चलेगा। एक पांचवी टेबल मैंने लिया है यहाँ पे, प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 लिखा हुआ है इसके अंदर। तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल वही है ये वाली, जैसे सन है यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हाउसेज आ रहे हैं 3, 4, 10, 12, और यहाँ पे भी 3, 4, 10, 12 आएंगे। मगर इसका एक पर्टिकुलर यूज़ है यहाँ पर, इसमें एक्चुअली वो उन्हीं हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है, इसको ध्यान से समझिए। सूर्य इन्हीं हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है 3, 4, 10, 12 को। मगर यहाँ पे L1 लिखा हुआ है, L2 लिखा हुआ है, L3 लिखा हुआ है, L4 लिखा हुआ है। इसमें जो L1 का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफायर 10th हाउस का है। L2 का मतलब है दूसरे नंबर पर ये सिग्निफिकेशन देगा आपका 12th हाउस का। तो 10th हाउस का इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी इसकी 10th हाउस की है, सूर्य की। यदि इसको रिजल्ट देने पड़े एक साथ, कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि वो 10th हाउस के देगा या 3rd हाउस के देगा। अब सूर्य के उसके अंदर आ गए ये चारों भाव आ गए आपके 3, 4, 10, 12। अब एक सपोज 4th हाउस है, वो रिजल्ट देता है कि आप एक मकान खरीदेंगे, और तीसरा हाउस है आप मकान बेचेंगे। अब आपको देखना है, दोनों ही चीज़ें आ गई सूर्य के सिग्निफिकेशन में, मकान का खरीदना भी आ गया और मकान का बेचना भी आ गया। ऐसे ही 4th हाउस देता है आपकी एजुकेशन, और 3rd हाउस देता है एंड ऑफ एजुकेशन। अब दोनों चीज़ें आ रही हैं तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो तब हमें ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी इस व्यू 2 की। इसमें जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है वो रिजल्ट, उस भाव के रिजल्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर सूर्य को मैं देखूं तो ये 3rd हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है एज कंपेयर टू 4th हाउस। तो इसकी इस स्क्रिप्ट के अंदर 3rd और 4th हाउस दोनों आ रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया 4th का मतलब एजुकेशन और 3rd का मतलब एंड ऑफ एजुकेशन। अब दोनों अपोजिट आ रही हैं, एजुकेशन भी आ रही है और एंड ऑफ एजुकेशन भी आ रही है। किसी भी भाव से 12वां भाव मतलब पिछला भाव उस चीज़ का नेगेशन होता है, उसको ख़त्म कर देता है। चौथा भाव एजुकेशन देता है तो 3rd भाव एजुकेशन का ख़त्म करता है। चौथा भाव मकान खरीदवाता है, प्रॉपर्टी खरीदवाएगा तो 3rd भाव उसको बिकवा देगा। तो अब इनमें कौन सी चीज़ होगी वो डिसाइड करने के लिए हमें इनकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। तो ये सबसे स्ट्रोंगर सन सिग्निफिकेटर है 10th हाउस का, उसके बाद 12th का, फिर 3rd का और फिर 4th का। तो 3rd और 4th में ये 3rd हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। तो 3 और 4 दोनों आ गए तो एजुकेशन को एंड करवाएगा ये। इसी तरीके से मकान खरीदवाएगा नहीं, बिकवाएगा। इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करूँगा, टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड प्लैनेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केपी एस्ट्रोलॉजी ए प्लैनेट फर्स्ट गिव रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड देन इट्स ओन रिजल्ट। मतलब कोई भी ग्रह सबसे पहले अपने रिजल्ट नहीं देता, वो जिसके भी नक्षत्र में है, जिस भी ग्रह के नक्षत्र में है वो ग्रह उसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया, तो अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। अब नक्षत्र लॉर्ड का मैं मतलब समझाऊं, सपोज सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है, तो अनुराधा शनि का नक्षत्र है, तो सूर्य अपने रिजल्ट नहीं देगा, उससे पहले शनि जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है उसके रिजल्ट देगा। तो शनि के भावों के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी सूर्य पर आ गई। तो सूर्य अपने रिजल्ट नहीं दे रहा है, बल्कि जिसके नक्षत्र में है उसके नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देगा। ए प्लैनेट इन whose nakshatra there is no other planet is called untenanted planet and becomes strong। जिस प्लैनेट के, ए प्लैनेट इन whose नक्षत्र, जिस प्लैनेट के नक्षत्र में कोई भी दूसरा प्लैनेट ना हो उसको हम अनटेनेंटेड प्लैनेट कहेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसको और किसी के रिजल्ट नहीं देने हैं, वो अपने ही रिजल्ट देगा। क्योंकि नंबर 1 पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी प्लैनेट किसके रिजल्ट देता है, अपने नक्षत्र लॉर्ड के। मतलब वो जिसके भी नक्षत्र में है उसके रिजल्ट देगा। अब कोई भी प्लैनेट के नक्षत्र में यदि कोई दूसरा प्लैनेट ना हो तो उसको हम अनटेनेंटेड प्लैनेट बोलेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से। इफ ए प्लैनेट ए इज इन नक्षत्र ऑफ प्लैनेट बी, ये नेक्स्ट रूल है, ध्यान रखिएगा कि एक प्लैनेट ए बी के नक्षत्र में है,
दूसरे प्लेनेट के में, एंड बी इज ऑल्सो इन नक्षत्रों पे, मतलब नक्षत्र एक्सचेंज से हम बोलते हैं कि सपोज मरकरी मार्स के नक्षत्र में है और मार्स मरकरी के नक्षत्र में है, तो दोनों को हम अनटेनेंटेड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मार्स इन नक्षत्र ऑफ सन एंड सन इन नक्षत्र ऑफ मार्स, देन बोथ आर अनटेनेंटेड, तो दोनों अनटेनेंटेड हो जाएंगे। दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रखा है, मगर यहाँ पे एक कंडीशन है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ कि उस पर्टिकुलर प्लेनेट के नक्षत्र में और कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में केवल एक्सचेंज है, और उनके बीच में कोई भी उनके नक्षत्र में कोई और प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, तब उन्हें हम अनटेनेंटेड प्लेनेट बोलेंगे। जैसे मार्स सूर्य के में और सूर्य मार्स के में है, मगर अब सूर्य के नक्षत्र में कोई और प्लेनेट नहीं होना चाहिए, मार्स के नक्षत्र में भी कोई और प्लेनेट नहीं होना चाहिए, तो इनको हम अनटेनेंटेड बोल देंगे दोनों को ही। नेक्स्ट आता है, इफ ए प्लेनेट इज इन ओन नक्षत्र एंड नो अदर प्लेनेट इन इट्स नक्षत्र, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड अनटेनेंटेड। मतलब वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और उसके नक्षत्र में कोई और ग्रह नहीं है, तभी भी उसको हम अनटेनेंटेड बोलेंगे। अनटेनेंटेड की 3 कंडीशन बताई मैंने कि किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र में यदि कोई भी ग्रह नहीं है तो वो अनटेनेंटेड हो गया। एक प्लेनेट ए बी प्लेनेट के नक्षत्र में, बी ए के नक्षत्र में है, तो वो दोनों अनटेनेंटेड हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि उनके नक्षत्र में कोई और प्लेनेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि एक प्लेनेट खुद के ही नक्षत्र में है और उसके नक्षत्र में कोई और प्लेनेट नहीं है, तभी भी उसको हम अनटेनेंटेड प्लेनेट बोलेंगे। इफ एनी अदर प्लेनेट इज प्लेस्ड इन नक्षत्र ऑफ ए प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र में कोई दूसरा प्लेनेट बैठा हो तो उसे हम टेनेंटेड प्लेनेट बोलेंगे। अब मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझाता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये मार्स है और मार्स अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये खुद के ही नक्षत्र में बैठा है, तो मैंने अभी नियम बताया था ये अनटेनेंटेड हो गया। मगर आप ध्यान देखिए, मार्स जुपिटर का भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जुपिटर भी मार्स के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। मार्स खुद भी मार्स के नक्षत्र में है और जुपिटर भी मार्स के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये इस तरीके से अनटेनेंटेड नहीं हुआ। मगर यदि मार्स के नक्षत्र में खुद मार्स होता और कोई भी प्लेनेट नहीं होता, तो इसको हम अनटेनेंटेड बोल देते। अब जैसे देखिए, यहाँ पर राहु के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। राहु का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इसको अनटेनेंटेड बोलते हैं। मगर देखिए, राहु के नक्षत्र में वीनस शुक्र भी बैठा हुआ है, यहाँ से पता चलेगा आपको। इसको इस टेबल को देखिए, नक्षत्र लॉर्ड कौन किसका बन रहा है। एक्सक्यूज मी, अब मैं शुरू से देखता हूँ कि देखिए कौन अनटेनेंटेड है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले सन नक्षत्र लॉर्ड सन किसी का बन रहा है क्या, तो इसमें देखिए सन कहीं भी नहीं आया, सूर्य कहीं नहीं आया, इसका मतलब सूर्य किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। इसका मतलब सूर्य के नक्षत्र के अंदर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो सूर्य अनटेनेंटेड हो गया, ये अनटेनेंटेड हो गया सूर्य। अब सूर्य के बाद में देखूंगा चंद्रमा मून, तो देखिए मून यहाँ पर आ गया, मून यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब मून के नक्षत्र के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए मून टेनेंटेड हो गया। जिसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा हो वो टेनेंटेड हो जाएगा। मून के बाद मैं मार्स देखूंगा, तो मार्स अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, मगर मार्स के नक्षत्र में जुपिटर भी बैठा हुआ है, इसलिए ये अनटेनेंटेड नहीं है। मार्स के बाद मैं देखूंगा मरकरी, तो देखिए यहाँ पे कहीं नक्षत्र लॉर्ड में मरकरी आ रहा है क्या, तो आपने देखा यहाँ पे मरकरी कहीं भी नहीं आ रहा। केतु तक देखना है आपने, यूरेनस नेपच्यून वगैरह नहीं देखना, मरकरी कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब हो गया कि मरकरी के नक्षत्र के अंदर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब मरकरी भी अनटेनेंटेड प्लेनेट हो गया। जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा हो वो अनटेनेंटेड हो गया। अब मरकरी के बाद मैं जुपिटर देखूंगा, तो देखिए यहाँ पे जुपिटर आ रहा है, नक्षत्र लॉर्ड में आ रहा है, इसी से पता चल जाएगा। जुपिटर के नक्षत्र में मून बैठा हुआ है, इसलिए ये जुपिटर टेनेंटेड हो गया। अब इसके बाद मैं शुक्र को देखूंगा, तो देखिए शुक्र ये आ गया वीनस, इस नक्षत्र लॉर्ड है वीनस किसका, मरकरी का, इसका मतलब मरकरी वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सैटर्न का भी नक्षत्र लॉर्ड है, तो सैटर्न भी वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु का भी नक्षत्र लॉर्ड है, तो केतु भी वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये वीनस भी टेनेंटेड हो गया आपका। इसके बाद सैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या सैटर्न कहीं आ रहा है क्या, इसमें सैटर्न कहीं भी नहीं आ रहा, आप देख लीजिए।
इसका मतलब सैटर्न भी अनटेनेंटेड हो गया। अब हम देखते हैं राहु। तो राहु के नक्षत्र के अंदर यहाँ पर देखिए राहु वीनस का भी नक्षत्र लॉर्ड है और खुद का भी नक्षत्र लॉर्ड है। अब ये क्योंकि वीनस का भी नक्षत्र लॉर्ड है इसलिए आपके टेनेंटेड हो गया, केवल खुद का ही होता तो अनटेनेंटेड होता। अब हम देखते हैं लास्ट वन केतु। तो यहाँ पे देखते हैं कि केतु कहीं आ रहा है क्या, तो केतु यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब केतु भी अनटेनेंटेड हो गया। तो आपको टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट की आपको जरूर देखना है। जो अनटेनेंटेड प्लेनेट होता है वो ध्यान रखिएगा वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसने खुद के रिजल्ट खुद ही देने हैं, जबकि टेनेंटेड प्लेनेट वीक हो जाता है क्योंकि वो रिजल्ट किसके देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा, अपने रिजल्ट बहुत कम देता है। कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। तो जब वो अनटेनेंटेड है तो वो उसका नक्षत्र लॉर्ड कोई भी नहीं हुआ, मतलब उसके नक्षत्र के अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो किसी दूसरे के पास उसके रिजल्ट देने की जिम्मेवारी नहीं है, वो खुद ही अपने रिजल्ट देगा, इसलिए वो बली हो जाता है। तो अनटेनेंटेड प्लेनेट के एक्चुअली 4 कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अनटेनेंटेड प्लेनेट आपका, पहले मैंने कहा इन केपी एस्ट्रोलॉजी, ये प्लेनेट गिव्स रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड देन इट्स ओन रिजल्ट। तो पहली जिम्मेवारी नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देने की होती है। तो यदि किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र के अंदर कोई भी दूसरा प्लेनेट ना हो तो उसे हम अनटेनेंटेड बोलेंगे और वो स्ट्रांग हो जाता है। यदि दो प्लेनेट के बीच में एक्सचेंज हो तब वो आपके दोनों का एक्सचेंज हो तो भी वो अनटेनेंटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है, यदि एक प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में हो और उसके नक्षत्र में कोई दूसरा प्लेनेट ना हो तभी भी वो अनटेनेंटेड हो जाते हैं। और लास्ट होता है, इफ एनी अदर प्लेनेट इज प्लेस्ड इन ए नक्षत्र ऑफ ए प्लेनेट देन इट इज कॉल्ड टेनेंटेड प्लेनेट। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक कंसेप्ट आज समझ में आए होंगे, किस तरीके से मोबाइल ऐप के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है। आपको यदि मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आए हो तो आपको चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मेरी केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ जारी है, टाइमिंग ऑफ मैरिज सीरीज़ भी जारी है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो मेरा नंबर दिया होता है इनिशियली उस पर मैसेज सेंड करें, मैं उनको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा और इस तरीके से वो इस सीरीज़ में मेरे साथी बन सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।